सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं स्टार्ट कर गुड रहा हूँ। आफ्टरनून। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस में किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ मिलता है, जैसे वेलोसिटी एंड टाइम, तो मैं आपको जिस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ दैट इज द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द, बस इतना ही लिख रहा हूँ मैं, एरिया अंडर द ग्राफ, रादर व्हाट, एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे आपको देखो वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ के केस में आई टोल्ड यू कि ए बी, ये जो एरिया होगा दिस विल गिव यू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये दो चीजें पता कैसे लगेगा कि किस चीज का एरिया आएगा? ठीक ना, पहली चीज कि आपको ये पता लग कैसे लगेगा कि किस चीज का एरिया है, और दूसरी चीज कि किस एक्सेस के बीच में। तो यू सी डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। सारी क्लास कर तो ले। आप इस पैरामीटर से फिजिक्स की मल्टीप्लाई करोगे, तो सारा रिवीजन। तो जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी ये एरिया उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज कि जैसे एरिया मैंने लिया ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच में, इस ओर का एरिया नहीं लिया है, तो ये कैसे पता लगेगा कि ग्राफ और किस एक्सेस के बीच में? यू सी, यहाँ पे वेलोसिटी v है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, एक्सप्रेशन a है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और p है डेल्टा w अपॉन डेल्टा t, फोर्स F है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। नोटेड? दिस क्लियर ना? सो यस सर। अगर आपको डेल्टा x कैलकुलेट करना है तो v इंटू डेल्टा टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, और गेन और लॉस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया, व्हाट डन, पावर और टाइम के बीच का एरिया, चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स और टाइम के बीच का। अब यहाँ पे सब में डेल्टा टी यहाँ पे नीचे है, जो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, और डेल्टा टी उसके नीचे है। दिस इज क्लियर ना? तो होगा क्या कि ग्राफ और इस एक्सेस के बीच का एरिया, ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया, देखो ये दिस कैन नॉट बी रिटन एज, आप इसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी नहीं लिख सकते हो, है ना। वो एक अलग बात है कि आप बोलो कि हमने एक्स अपॉन बी का डेल्टा निकाल लिया, Alexa, और आप डेल्टा Alexa, एक्स अपॉन डेल्टा वी नहीं लिख सकते। open YouTube and Fire TV Stick. आप बोलो ना कि हम तो उसे यहाँ पे ला दें डेल्टा वी और ये डेल्टा टी, यू कैन नॉट राइट दैट। यहाँ पे ऐसे ही आप इसे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा टी नहीं लिख सकते हो। तो दैट मीन्स कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, डेल्टा ऑफ दैट अपॉन जिसका जो पैरामीटर होगा उस ग्राफ और उस एक्सिस के बीच का एरिया लेना। अब एक और बात इसमें, दैट इज व्हाट कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर इस फिजिकल क्वांटिटी का एक साइन है, इसका अगर एक साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जब आप एक्सिस से ऊपर का एरिया लोगे, सो ये एरिया A1 पॉजिटिव होगा, और जब आप एरिया नीचे का लोगे तो ये एरिया A2 विल बी काउंटेड एज नेगेटिव एरिया। तो जब आपको इस पॉइंट तक निकालना है ओवरऑल, तो जैसे डिस्टेंस निकालना होता, तो डिस्टेंस के निकालने में क्या करते हैं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान नहीं रखना है, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों का टोटल, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखोगे।
इज दैट क्लियर? तो डेल्टा डब्ल्यू में ये पॉजिटिव और निगेटिव होता ही है, तो आपको ये पॉजिटिव वर्क होगा अगर ये पावर होता और ये टाइम होता, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क और यहाँ पे निगेटिव वर्क, तो उसका साइन के साथ जो टोटल होगा दैट विल बी द वर्क। सिमिलरली ये फोर्स होता, आप देखो कि फोर्स F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो अगर यहाँ फोर्स और यहाँ टाइम इंटरवल होता तो डेल्टा पी, ऊपर का एरिया पॉजिटिव गेन ऑफ मोमेंटम, नीचे का एरिया लॉस ऑफ मोमेंटम, तो व्हाट विल बी द नेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यू कीप इन माइंड अकॉर्डिंगली, राइट? दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ से अब आप ये देखोगे, एक जैसे आपसे बोला गया कि एक बॉल को अर्थ से एच हाइट से ड्रॉप कराया गया, और ये बॉल जब ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तो ये h/2 तक वापस आती, रिबाउंड होती है। आपको यहाँ पे वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ प्लॉट करना, वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? अब देखोगे नाउ यू सी दिस, आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी और हाइट का। तो लुक एट दिस, ये जैसे टिपिकली वाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, देयर इज रीजन फॉर दैट कि ये एग्जांपल ही क्यों दे रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे कि ग्राफ पहले मैं बना दूं। ग्राफ ये होगा, जब इसकी हाइट h थी, दिस इज h, तब इसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब इसकी हाइट 0 है तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जब आप h हाइट से छोड़ोगे तो ग्राउंड पे जब आएगा ये, तो ग्राउंड से टकराने के टाइम पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे ही टकराया तो वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, कि जो था v0 वो h/2 तक वापस आ रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो गई होगी। तो केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, पहले डाउनवर्ड था अब अपवर्ड से। इससे क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पे साइन ये लिया होगा कि डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, तो अपवर्ड इज नॉट पॉजिटिव, तो टकराने के बाद वेलोसिटी अपवर्ड्स हो गई, और तो वो पॉजिटिव हो गई, वेलोसिटी ये आ गई। अब ये जब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा h/2 पे, ऐसे आया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो पहली चीज टू दिस एग्जांपल आई वांटेड टू क्लियर कि जब एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया वेलोसिटी, जब एग्जामिनर ने वर्ड क्या यूज किया है, वेलोसिटी, नॉट स्पीड, राइट? तो अगर केवल वेलोसिटी वर्ड यूज किया, स्पीड वर्ड यूज नहीं किया है, तो आपको साइन का ध्यान देना होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा या कर्व आएगा, आप v और x के रिलेशन से निकालोगे, v² इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो v² इक्वल्स टू u0 2gh। तो आप देखोगे जब ये h हाइट का फॉल होगा तो वेलोसिटी v, और v और h का रिलेशन लीनियर रिलेशन नहीं है, तो ग्राफ कैसा होगा, कर्व होगा। तो आपको ग्राफ के प्लॉटिंग में जनरली ये ध्यान रखना पड़ता है कि ग्राफ कब कर्व होगा, कब स्ट्रेट लाइन होगा। अगर लीनियर इक्वेशन होता दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, लीनियर रिलेशन होता, तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन और साइन का ध्यान रखना है। अब अगर यही ग्राफ आपसे बोला जाता कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है स्पीड और ग्राफ प्लॉट करना स्पीड एंड हाइट का, सो लुक एट दिस। अब स्पीड के लिए क्या होता, स्पीड में जब बात स्पीड की करूंगा तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दैट मीन्स कि आप यहां से छोड़ते ये ग्राफ ऐसे जाता, और लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो गई, मैक्सिमम, राइट? अब जब ये टकरा करके वापस आएगा तो स्पीड इसकी तब भी पॉजिटिव, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो स्पीड कम हो गई और ये वापस आ जाएगा h/2 पे। तो एग्जामिनर अपने क्वेश्चन में इन चीजों को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं और आपको अपने ऑप्शंस में
कि वेलोसिटी है, स्पीड है, और ग्राफ लीनियर होगा, ग्राफ कर्व होगा, इस चीज का ध्यान रखना। दिस इज क्लियर ना? एक और देखोगे इसी ग्राफ में आपसे बोला गया कि एक बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया विद वेलोसिटी वी नॉट। हमने बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया विद वेलोसिटी वी नॉट। आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ। तो आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम थी वी नॉट, और मैं अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। जब भी आपको ऐसी क्वांटिटी के लिए करना कि जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, जैसे डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। दिस क्लियर ना? ठीक है ना? तो ये चीज जैसे आप बोलोगे क्या ऐसा है कि वेक्टर क्वांटिटीज ही नेगेटिव हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव होंगे। लेकिन ऐसी स्केलर क्वांटिटीज जो किन्हीं दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से आती हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज भी नेगेटिव हो सकती हैं। जैसे वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। बट डिस्टेंस स्केलर है और किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, वी नॉट से आपने अपवर्ड्स थ्रो किया, मैंने अपवर्ड्स को पॉजिटिव ले लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 आएगी, फिर इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स हो जाएगी। पहले बॉडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, 0 होने के बाद। अब यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ स्ट्रेट लाइन लिया है, क्यों? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सो यहाँ पे v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वॉट जी टी। वेलोसिटी और g के बीच का लीनियर रिलेशन है, वेलोसिटी की भी पावर एक, और सॉरी टाइम की भी पावर हॉट एक, टाइम की भी पावर क्या है? वन। सो इट्स ए लीनियर रिलेशन, सो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर यही ग्राफ होता, स्पीड, ये ग्राफ है वेलोसिटी एंड टाइम। अब अगर ये ग्राफ पूछा जाता आपसे स्पीड एंड टाइम, स्पीड टाइम इसी केस में, तो हम क्या करते? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी होती जीरो, वेलोसिटी हो जाती जीरो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप बोलोगे कि आपने स्लोप नेगेटिव लिया, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो गया। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी है, वो डाउनवर्ड से, तो उसे हमने साइन दिया। हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया और स्पीड को इसलिए पॉजिटिव कर दिया स्टार्टिंग में, इसे अपवर्ड थ्रो किया गया। लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड से, तो उसे हम निगेटिव लेंगे, राइट? अब इसके बाद क्या होगा? स्पीड फिर से पॉजिटिव आएगी और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। स्पीड क्या होगी? फिर से पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये ऊपर की ओर गया तो v और a का डायरेक्शन डिफरेंट था, ऑपोजिट था। जब ये नीचे आ रहा है, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है, तो स्पीड का डायरेक्शन और a का डायरेक्शन सेम है। स्पीड भी नीचे की ओर और g भी नीचे की ओर, इसलिए क्या हुआ? हमने दोनों को पॉजिटिव लिया है। जैसे आप बोलो इसका तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे स्पीड और जी तो की सेम डायरेक्शन में है, और स्पीड हमें पॉजिटिव ही लेनी है और जी उसी डायरेक्शन में, इसलिए क्या किया? इसे पॉजिटिव लिया है। जस्ट क्लियर ना? नाउ से अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखोगे, जो कि एक स्यूडो फोर्स का, मैं पहले एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप देखोगे स्यूडो फोर्स पे बेस्ड एक बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि आप किसी बॉडी के ऊपर स्यूडो फोर्स लगाते क्या वो, जबकि आप उसका एफबीडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाते हो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? अर्थ के रेस्पेक्ट में जिस फ्रेम में भी कुछ एक्सेलरेशन है, अर्थ के रेस्पेक्ट में जिस फ्रेम में भी कुछ एक्सेलरेशन है, वो फ्रेम या वो प्लेस नॉन इनर्शियल है। और अगर आप किसी बॉडी का एफबीडी या उसका मोशन, उसकी मैकेनिक्स आप उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव कंसीडर करते हो, तो हमें स्यूडो फोर्स कंसीडर करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बॉडी कहीं पे भी हो,
बॉडी ग्राउंड पे भी रखी हो सकती है, बट आप उसका इक्वेशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, वो आप कहाँ से कंसीडर कर रहे हो? उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से। आपकी कैलकुलेशंस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव है। बॉडी में भी बॉडी का इज नॉट नेसेसरी कि बॉडी विल बी ऑन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, बॉडी माइट बी रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, तो भी उसके ऊपर स्यूडो फोर्स आपको लगाना होगा। और सारे पैरामीटर्स का कैलकुलेशन जब आप उसमें स्यूडो फोर्स कंसीडर करेंगे, तो सारे पैरामीटर्स का कैलकुलेशन उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव होगा, राइट? जैसे यहाँ देखो, बोला गया ये एक ट्रक है, और ये ट्रक एक स्टेशन से आगे की ओर जा रहा है, राइट? इसमें यहां से एल डिस्टेंस दूर एक एम मास की बॉडी रखी हुई है, और ट्रक के सरफेस और बॉडी के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी। ये पूछा गया कि बॉडी ट्रक से कितनी देर के बाद गिर जाएगी, मतलब बॉडी विल गो आउट ऑफ द ट्रक आफ्टर व्हाट टाइम, राइट? आपको बॉडी का मोशन किसके रिलेटिव स्टडी करना है? ट्रक के रिलेटिव। If you read the language of the examiner very carefully, it will become clear. It will be very evident that examiner want you to use the non-inertial frame. So they are asking you what, after what time the body will slide out of the truck. And truck is what? Truck is a non-inertial frame. That means they want you to make the FBD of the body with respect to truck. So you see, mg, direction n, pseudo force ma will be in this side. स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जिस बॉडी का आप एबीडी ले रहे हैं उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, दैट विल बी द स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, और स्यूडो फोर्स के ड्यू टू इसमें इस ओर ट्रक के रिलेटिव पीछे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी आएगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन आगे की ओर। तो अब ट्रक के रिलेटिव, सो नेट फोर्स लगेगा, वो नेट फोर्स कितना हुआ? एम ए माइनस म्यू mg, because n is equal to what? mg, and that will produce the acceleration with respect to truck. ये ट्रक के रिलेटिव ए डैश, ए डैश अब जो आपने लिया है वो बॉडी का ट्रक के रिलेटिव एक्सेलरेशन है। जब भी आप स्यूडो फोर्स लगाएंगे, तो उस केस में अगर आप न्यूटन लॉ के इक्वेशन एफ इक्वल्स टू मास m इंटू ए यूज कर रहे हो, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन फिर उसी नॉन नेचुरल फ्रेम के रिलेटिव ही आएगा। सो इससे ए डैश की वैल्यू आ गई ए माइनस म्यू जी। आपको म्यू भी पता है, जी भी पता है, ए भी पता है, तो बॉडी का ट्रक के रिलेटिव एक्सेशन आ गया। और द बॉडी ट्रक से स्लाइड करेगी, तो बॉडी को ट्रक के रिलेटिव कितना मूव करना है? एल डिस्टेंस। तो यू विल अप्लाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में दिस विल बिकम एल इज इक्वल टू यू जीरो हाफ, और ए की वैल्यू आ गई ए माइनस म्यू जी into t square, and from this equation you'll calculate the value of time कि कितने टाइम के बाद बॉडी ट्रक से बाहर स्लिप कर जाएगी। यू कैन फाइंड दैट। दिस इज क्लियर नाउ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक कोई बॉक्स है जिसका मास m1 इज 30 kg, और बॉक्स में एक ये यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि पुली से पास होती है और बॉक्स के अंदर आती है, और इसे, इस स्ट्रिंग को एक आदमी ने होल्ड किया हुआ है।
इस आदमी ने होल्ड किया हुआ है, आदमी का मास है 60 kg और ये आदमी एक वेइंग मशीन के ऊपर लाइट वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। तो ये पूछा गया कि पर्सन स्ट्रिंग को कितने फोर्स से पुल करेगा, फोर्स एफ, पर्सन स्ट्रिंग को कितने फोर्स से पुल करेगा जिससे कि वेइंग मशीन गिव्स द करेक्ट रीडिंग ऑफ द पर्सन। वेइंग मशीन में मैन के वेट की करेक्ट रीडिंग आए उसके लिए पर्सन को स्ट्रिंग के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमने एज्यूम किया कि मानो एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है पर्सन, स्ट्रिंग के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करी, स्ट्रिंग के ऊपर एफ फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। दिस इज क्लियर। सो नाउ सी, अगर यहाँ पे एफ फोर्स है, मैं पर्सन का एफबीडी बॉक्स के रिलेटिव बना, किसी जैसे ही पर्सन एक सर्टेन फोर्स से इसे पुल करेगा, देयर कुड बी टू थिंग्स। अगर फोर्स बहुत कम है तो स्ट्रिंग पर्सन के हाथ से स्लिप होती जाएगी, बॉक्स नीचे गिरेगा। फोर्स सफिशिएंट है तो पर्सन और ब्लॉक दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, और अगर फोर्स काफी ज्यादा है तो स्ट्रिंग पर्सन के हाथ में आती जाएगी और बॉक्स ऊपर जाएगा, राइट। अब आप देखो, अगर पर्सन स्ट्रिंग को छोड़ देता है तो फ्री फॉल और वेइंग मशीन की रीडिंग क्या रहेगी, 0। थोड़े से फोर्स से पुल करेगा, इतने फोर्स से, जबकि बॉक्स इक्विलिब्रियम में है, जो फोर्स पर्सन एक्सर्ट करेगा स्ट्रिंग के ऊपर वही स्ट्रिंग का टेंशन हो जाएगा। तो अब जब आप पूरे सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम में लोगे तो पूरे सिस्टम का एक साथ एफबीडी, एफ फोर्स पर्सन के ऊपर ऊपर की ओर लगेगा, बॉक्स के ऊपर भी ऊपर की ओर लगेगा, और मैं पर्सन और बॉक्स को एक सिस्टम मान रहा हूं। तो 2F इज इक्वल टू, दोनों का वेट नीचे इज इक्वल टू व्हाट, 90G। सो दैट मींस F इक्वल्स व्हाट, 45G। F इक्वल्स व्हाट, 45G। अगर पर्सन 45G दैट मींस 450 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करता तो पर्सन और बॉक्स दोनों इक्विलिब्रियम में होते, मतलब सिस्टम मूव नहीं कर रहा होता। जैसे आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे दोनों का कंबाइन एफबीडी बनाया, कब बना सकते हैं कब नहीं बना सकते। आप जब जब किसी सिस्टम में दो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है, राइट, दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो आप उनका कंबाइन एफबीडी बना सकते हो। अगर एक्सेलरेशंस अलग अलग हैं तो फिर आप, एक्सेलरेशंस अलग अलग हैं या उनका डायरेक्शन अलग अलग है तो आप कंबाइन एफबीडी नहीं बना सकते। एक्सेलरेशन एज ए वेक्टर क्वांटिटी अगर दोनों के लिए सेम है तो आप कंबाइन एफबीडी बना सकते हो। या दोनों इक्विलिब्रियम में है तो एफबीडी पर्सन और बॉक्स दोनों के लिए, तो यहाँ पे भी एफ ऊपर, जो टेंशन टी है वो एफ हो गया, यहाँ पे भी एफ ऊपर, दोनों का वेट 60G 30G प्लस 60G नीचे की ओर, और बॉक्स लाइट बॉक्स ये जो वेइंग मशीन है स्लाइड, दिस क्लियर ना, इनके बीच का रिएक्शन एक इंटरनल फोर्स, तो 45G दैट मींस 450 न्यूटन। अब जब उसने बिल्कुल छोड़ दिया था स्ट्रिंग को, कोई फोर्स नहीं आया तो रीडिंग 0 थी। अब कुछ रीडिंग आएगी। अब मैं पर्सन का एफबीडी अलग से बनाता हूँ। पर्सन के एफबीडी में पर्सन का वेट 60G नीचे और वेइंग मशीन से रिएक्शन N ऊपर, और पर्सन के ऊपर फोर्स F भी ऊपर है। अब पर्सन के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस लोगे ना, वेइंग मशीन से रिएक्शन N ऊपर, ये फोर्स F ऊपर और 60G। सो बिकॉज F इज 45G, तो इससे आ गया कि N इक्वल्स टू 60G माइनस 45G, दैट इज व्हाट, 15G। दैट मीन्स कि पहले जब उसने बिल्कुल छोड़ दिया था, फोर्स कुछ भी नहीं था, तो रीडिंग 0 थी। कुछ फोर्स लगाया, इक्विलिब्रियम में आया, अब कुछ रीडिंग आ रही है। नाउ फ्रॉम दिस एफबीडी यू कैन मेक इट क्लियर कि अगर रीडिंग और ज्यादा चाहिए, वी वांट कि N की वैल्यू कुछ और ज्यादा हो, तो नीचे की ओर भी कुछ फोर्स लगना चाहिए, तभी तो F प्लस N, क्योंकि बॉक्स के रिलेटिव पर्सन तो जाएगा तो बॉक्स के साथ साथ जाएगा। पर्सन जब ऊपर भी जाएगा, अगर बॉक्स भी ऊपर जाएगा तो पर्सन भी ऊपर जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैं बॉक्स के रिलेटिव जब एफबीडी बनाऊंगा तो पर्सन का बॉक्स के रिलेटिव, यानी कि
वेइंग स्केल के रिलेटिव कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो ऊपर के फोर्सेस नीचे के इक्वल। अब मुझे यहाँ पे F प्लस एन वॉज 60 जी, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन, तो मुझे नीचे की ओर एक फोर्स लगाना होगा। अगर बॉक्स ऊपर की ओर एक सेशन से एक्सेलरेट होने लग जाए, इतना फोर्स लगाया जाए कि बॉक्स ऊपर की ओर एक सेशन से एक्सेलरेट होने लग जाए, राइट। तो अब क्या होगा, देखो अब ये होगा कि ऊपर की ओर एक्सेलरेट होने के लिए अब मैं पहले एबीडी बना रहा हूं कंबाइंड दोनों का, क्योंकि अगर बॉक्स ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा तो पर्सन भी तो साथ साथ हो ही रहा है। तो कंबाइंड एबीडी में अब आ गया, देखो बच्चों, 2F माइनस 90G। जब आप कंबाइंड एबीडी बनाओगे तो आपको रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 90 इंटू ए। एफ और ए देर आर टू अननोन्स। अब मैं पर्सन का सेपरेट एबीडी बनाता हूं। पर्सन के एबीडी में पर्सन का वेइंग मशीन के रिलेटिव यानी बॉक्स के रिलेटिव एन ऊपर, एफ ऊपर और 60G नीचे, और स्यूडो फोर्स 60A भी नीचे। क्योंकि जब बॉक्स के रिलेटिव आप बनाओगे, बॉक्स एक नॉन नेचुरल फ्रेम है, तो स्यूडो फोर्स 60A लगेगा। नाउ से अब दूसरा इक्वेशन हो गया n प्लस एफ इज इक्वल टू 60G प्लस 60A। नाउ से आपका ए और एफ दो नोन्स हैं और एन नोन है। एन की वैल्यू क्या है, 60G। क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे बोला हाउ मच फोर्स यू विल एक्सर्ट सो दैट यू गेट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द पर्सन ऑन द वेइंग मशीन, और रिएक्शन एन यू नो इज द मेजरमेंट ऑफ रीडिंग। तो रिएक्शन एन की वैल्यू क्या डाल दोगे, 60G। ये करेक्ट रीडिंग हो गई। इससे एफ और ए दो अननोन्स हैं, आप एफ और ए आप दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज क्लियर स्टूडेंट, बच्चे क्लियर हुआ? हेलो Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? Yes, sir. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखोगे, सपोज आपके पास एक बॉडी है m1 मास की और एक बॉडी है m2 मास की। इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ग्राउंड इज स्मूथ, और यहाँ पे कोई फोर्स लगाया गया F। अब अगर आपको m1 और m2 के एक्सेलरेशन का ग्राफ टाइम के साथ प्लॉट करना है, m और m2 के एक्सेलरेशन का ग्राफ टाइम के साथ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसा आएगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। आप देखो, सबसे पहले रिमेंबर दैट क्वेश्चन की जिसमें मैंने कराया था कि ऐसे केस में व्हाट मिनिमम फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द अपर बॉडी। जस्ट अ मोमेंट, you see, I had given you one example in which force was exerted on the upper body, and you had to calculate that what minimum force should be exerted on the upper body so that the relative motion starts. First of all, let's calculate that force. You see, in limiting condition, when m1 will start sliding over m2, the force of friction, F friction limiting, will be equal to mu into mg, mu into m1g. This will be what, mu into m1g, है ना। ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तभी दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने जा रहा होगा। अभी तक रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है, अभी एक साथ चल रहे हैं, तो आप कंबाइंड एफबीडी ले सकते हो। F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, राइट। और इस मूवमेंट पे दोनों बॉडीज बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हुआ है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाला है, बट अभी तक दोनों बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं। तो लोअर बॉडी का जब आप एफबीडी बनाओगे तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस केस में m1 के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे रहेगा, बट m2 के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की ओर रहेगा, म्यू m1 जी। तो m2 भी आगे जा रहा है और उसके एक्सेलरेशन का
cause क्या है? It is the friction. M2 is going in the accelerating in the forward direction because of what? Friction. So acceleration A जो आएगा इसका M2 का, that will be mu m1g divided by m2, right? So you see now, यही एक्सप्रेशन होगा m1 का और सेम एक्सप्रेशन होगा m2 का. ये इस फोर्स तक जब आप a की वैल्यू डालोगे, so you'll get कि फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? फोर्स F becomes m1 plus m2 into a, and a is mu m1g divided by m2. जब तक फोर्स की वैल्यू ये होगी, जैसे फोर्स जो आपने अप्लाई किया, सपोज इट इज kT, तो आप इसे टाइम t की वैल्यू निकाल सकते, f के लिए kT डालोगे. when you keep the value of f equals to kT, जब आप यहाँ पे f की वैल्यू kT डालोगे तो आपको वो टाइम आ गया जिस टाइम तक दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा, राइट? तो आपने ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे एक्सप्रेशन a और यहाँ पे t, पहले दोनों का एक्सप्रेशन सेम हो गया. बच्चों, दोनों का एक्सप्रेशन पहले क्या आ गया? सेम आ गया. दिस इज क्लियर? अब ये टाइम इससे जो आएगा, जब आप a की वैल्यू डालोगे यहाँ पे k t नॉट, तो t नॉट तक दोनों का एक्सप्रेशन सेम. अब t नॉट के बाद क्या होगा? you'll see t नॉट के बियॉन्ड में दोनों का एक्सप्रेशन ग्राउंड रिलेटिव अभी तक सेम था. अब मैं इसका एबीडी ग्राउंड के रिलेटिव लूंगा, ठीक है ना, और इसका भी एबीडी ग्राउंड रिलेटिव. तो m2 के ऊपर जो फोर्स है, वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन m1, वी आर नॉट अप्लाइंग any force on m2. m2 is being accelerated only because of the force of friction between them, and force of friction has become the maximum. So that means what? Acceleration of m2 has also become maximum. Whatever force now you apply on m1, कितना भी ज्यादा फोर्स हो, अब m2 का एक्सलेशन इंक्रीज नहीं होगा, तो एक्सलेशन ऑफ m2 आई एम राइटिंग a2, ये a2 है और वो सेचुरेट हो गया. अब m1 का क्या होगा? m1 के एक्सलेशन के लिए the force which you are applying minus force of friction is equal to what? Mass m1 into a. What? Mass m1 into a. अब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इंक्रीज होना खत्म हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी मैक्सिमम वैल्यू पे है, बट जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो बढ़ता जा रहा है, तो m1 का एक्सटेंशन क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा. और इंक्रीज इसी रेट से नहीं होगा जिस रेट से पहले हुआ है, इंक्रीज ज्यादा रेट से होगा. क्यों बच्चों ज्यादा रेट से इंक्रीज होगा? कि पहले जब आप फोर्स अप्लाई करते थे सैचुरेशन इस एक्सेलरेशन तक, तो अब फोर्स इंक्रीज होता था और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती थी, जब तक कि एक्सेलरेशन, जब तक कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा था, तब तक दोनों इंक्रीज हो रहे थे, राइट? बट अब क्या हो रहा है? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, केवल आपका अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीजिंग, इट्स kT. तो ऑब्वियसली अब एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा, इसलिए ग्राफ का स्लोप पहले से ज्यादा आ गया. दिस इज क्लियर? नाउ सी, नाउ वी डू वन क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स. ठीक है, अब आप देखोगे. सो दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों कोई रिस्पॉन्स कर दिया करो. Yes, sir. Now I proceed. Now see. So look at this now. Now this question is कि एक बॉडी y इक्वल्स टू एक पाथ के ऊपर चल रही है, पैराबोलिक पाथ y इक्वल्स टू बीटा एक्स स्क्वायर. इसका पाथ का इक्वेशन है y इक्वल्स टू बीटा एक्स स्क्वायर, और बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट करती है, स्टार्ट फ्रॉम 0 0 से बॉडी स्टार्ट कर रही है. इज क्लियर? और इसका एक्सेलरेशन केवल x डायरेक्शन में है, ठीक ना? नहीं, इसका एक्सेलरेशन केवल है y डायरेक्शन में, और जो y डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इट इज व्हाट? इट इज अल्फा.
वाई डायरेक्शन में इसका एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है अल्फा। तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन। आप पहले क्वेश्चन के की जो लैंग्वेज है आप ठीक से देखो। बॉडी का पाथ पैराबोलिक पाथ दे रखा है, बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट करती है और बॉडी का एक्सेलरेशन है केवल वाई डायरेक्शन में, राइट। एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन, और कितना है, इट्स अल्फा। तो बॉडी को आपको वाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बतानी है। उन्होंने आपसे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पूछी और बोलोगे कि एक्सेलरेशन इज ओनली इन द वाई डायरेक्शन, इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों, तो दैट मीन्स एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और वही वेलोसिटी निकालनी है। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं आपको, जैसे कुछ एक क्वेश्चंस बड़े क्लासिकल पैटर्न में प्रोसीड होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट, जैसे मैंने आपको बताया इंटरफेरेंस में कि आपको सोर्सेज दे रखे होंगे, जिस पॉइंट पे इंटरफेरेंस लेना उसकी लोकेशन, आपने P1 P2 से पाथ डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट किया, फेज डिफरेंस से फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से फिर इंटेंसिटी निकाली। ये एक बड़ा क्लियर कट पाथ है, जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चंस। जब आपकी ओवरऑल पूरा 1D और 2D हो गया, तो उसके बाद आपको स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबकी डायरेक्शन ग्राफिकली निकालना, कब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, कब नहीं यूज करना। यू गॉट टू नो एवरीथिंग, यू हैव ए फील ऑफ ऑल द पैरामीटर्स। बट अब अगर ये बोला रहे ये किसका प्रॉब्लम है, तो केवल एक बड़ा वेग सा आइडिया क्या लगता है, इट्स ए 2D प्रॉब्लम, बिकॉज मोशन एक्स वाई प्लेन में है ना। तो कई बार क्या होगा, आपको जो फंडामेंटल डेफिनेशंस आती हैं उन्हीं में से कहीं से स्टार्ट करना होगा। मैं क्या करता हूं, मैं से मुझे एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन एक दे रखी है वाई डायरेक्शन की, तो उस चीज के उस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैं प्रोसीड करता हूं। dy by dt is equal to 2 beta into x into dx by dt into what, dx by dt. dy by dt is what, vy is equal to 2 beta x into what, it's dx by dt. Dx by dt is the velocity of x direction. This is what, velocity of x direction, right? अब आप देखो यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स क्या क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन और एक्स वेरिएबल है, वी एक्स इज कांस्टेंट, है ना, क्योंकि बोला गया उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अब यहां से एक होप क्या आती है कि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, dy by dt इज इक्वल टू 2 बीटा vx, क्योंकि ये तो सब कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, dx by dt, दैट इज अगेन vx. So this equation becomes what, this is ay is equal to 2 beta vx square, right? और ay के लिए क्या दे रखिए बच्चों, अल्फा. So this alpha is equal to 2 beta into vx square. It means vx is equal to alpha upon 2 beta square root of this. Is that clear? So I brought this example into your notice just to tell you that sometime you have the good idea of the subject matter. Start proceeding. Try to reach from the parameters or the equations which are given to you to that parameter जो कि आपके लिए एक नोन इंफॉर्मेशन है, या जैसे यहाँ पे नोन इंफॉर्मेशन थी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन द वाई डायरेक्शन ओनली एंड इट्स अल्फा. सो व्हाट आई थॉट कि dy by dt करें, फिर उससे dv by dt करें, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन y का आएगा. दिस इज क्लियर स्टूडेंट. नाउ सी, आई गिव यू वन एग्जांपल रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना. नाउ सी, बिल्कुल वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन. ये 4 kg का मास है, लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर. 4 kg का कोई ये बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स. एक पार्ट का मास 3 kg और एक पार्ट का मास 1 kg. ये दो पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया. जो 3 kg मास है वो इस ओर आया 2 मीटर पर सेकेंड से,
उन्होंने आपसे पूछा कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। आपको एक्सप्लोजन की एनर्जी बतानी है, राइट। आप देखो, बॉम्ब का एक्सप्लोजन अपने इंटरनल फोर्स से हुआ, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। तो मोमेंटम पहले जीरो था, बिफोर द एक्सप्लोजन द मोमेंटम वाज नॉट जीरो। तो मोमेंटम बाद में भी क्या होगा, जीरो होगा। मोमेंटम बाद में भी क्या होगा, जीरो होगा। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, जितना मोमेंटम इस ओर होगा उतना ही मोमेंटम इस ओर होगा। इस ओर का मोमेंटम 3 into 2, उस ओर का मोमेंटम 1 into v, तो v की वैल्यू 6 आ गई। अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सप्लोजन से जनरेट हुई, हाफ इंटू 3 into 2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 into 6 स्क्वायर। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी जो कि एक्सप्लोजन में जनरेट हुई, दिस मच ऑफ जूल्स। इज दैट क्लियर? दिस वाज वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरीके से अप्लाई करते हो। दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि मोमेंटम क्योंकि इंटरनल फोर्स यहाँ पे है एक्सप्लोजन का, बट देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सो व्हेन देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, राइट। तो जितना मोमेंटम एक और होगा उतना ही मोमेंटम दूसरी ओर आना चाहिए, बिकॉज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट कि बाद में फाइनल मोमेंटम जीरो आ जाए अगर दोनों पार्ट्स का मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखोगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड एक थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का क्वेश्चन है। बोलोगे एक m1 मास का वुडन ब्लॉक है, एल लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक m2 मास का बुलेट आकर के स्ट्राइक करता है v0 वेलोसिटी से। m2 मास की बुलेट v0 वेलोसिटी से बॉब में स्ट्राइक करती है एंड इट्स embedded into the wooden block. The bullet is embedded into the wooden block, right? Bullet wooden block में embed होगी। Now calculate the maximum angle made by the string, maximum angle made by the string from the vertical in the subsequent motion, theta max क्या होगा। So students see, आप देखो, सबसे पहले आपने लिया कि एक्चुअली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ग्रेजुअली यही एक आइडिया लगता है कि मुझे कब एक बॉडी को अकेले सिस्टम लेना है, कब मुझे कंबाइंड सिस्टम लेना है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पैरामीटर यू वांट टू कैलकुलेट, ठीक है ना। किसके लिए पैरामीटर कैलकुलेट करना है और किसके कंबाइंड सिस्टम के लेने से लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया बुलेट और ब्लॉक को एक सिस्टम ले लिया, तो अगर मैंने बुलेट और ब्लॉक को एक सिस्टम ले लिया तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m2v0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो जैसे ही बुलेट ब्लॉक में इम्बेड होगी, ठीक है ना, इसे पेनिट्रेट करेगी और इसमें इम्बेड होगी, तो जो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी v है दैट विल बिकम m2v0 अपॉन m1 प्लस m2। दिस विल बिकम व्हाट, m2v0 divided by m1 plus m2 will become the combined velocity. All right students, this will become the combined velocity. This is clear? Now see, अब आप देखोगे सो दिस इज क्लियर। अब ये देखो, अब जैसे ही बुलेट ब्लॉक के अंदर इम्बेड हो गई, तो अगर आप कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ना, क्योंकि वो उसके साथ स्टक कर गई, बुलेट बॉब के साथ स्टक कर गई, है ना। तो बुलेट की काफी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, तो बुलेट की काफी एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है ना। तो वो लॉस हुआ, बट लॉस होने के बाद
जब सिस्टम ने कंबाइनली चलना स्टार्ट किया तो वेलोसिटी ये थी। तो कंबाइंड सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी ऑफ m1 प्लस m2 इंटू v नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, है ना। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जब ये बुलेट ब्लॉक सिस्टम ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। दिस लेंथ इज l एंड दिस इज l cos थीटा। इससे परपेंडिकुलर डाला तो दिस व्हाट l cos थीटा। तो ये सिस्टम ऊपर कितना आ गया, l माइनस l cos थीटा। पहले इसकी डेप्थ l थी, अब l माइनस l cos थीटा। So at the extreme point, all this kinetic energy gets converted into the potential energy mg l minus l cos theta. So what is unknown in this equation, students? Theta is unknown. आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, राइट। इसमें थीटा नोन है, so calculate the value of what? थीटा। स्टूडेंट्स कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आई हैव सीन कि इसमें क्वेश्चन का आंसर इस चीज से भी मैच कर जाता है। जैसे कई बार क्या होगा कि बुलेट, मान की ब्लॉक का मास 4 kg है और बुलेट का मास से 10 ग्राम्स है, तो आप इनिशियली तो मोमेंटम में 10 ग्राम्स लोगे, नहीं तो सिस्टम के पास मोमेंटम ही नहीं होता। मास यहाँ पे इसलिए कंसीडर करना पड़ा क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी काफी हाई होगी, तो बुलेट का मोमेंटम काफी हाई होगा। फिर दिस इज m1 प्लस m2 इंटू वी। यहाँ पे आप केवल m1 इंटू वी ले सकते हो। m2 को m1 के m1 को m2 को m1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हो। बी आ गया। अब जब आप कंबाइंड सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी लोगे तो भी वो केवल आप m1 की काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो, और जब गेन ऑफ पोटेंशियल ही लोगे तो भी आप केवल m1 का गेन ऑफ पोटेंशियल ही ले सकते हो। तो आपको m2 केवल इनिशियली जब आप मोमेंटम की वैल्यू लिखते हो तब कंसीडर करना था। इज दैट क्लियर? वो डिपेंड करता कि अगर m2 m1 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, देन यू कैन डू दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ सी students, my next example is again from the law of conservation of momentum. This example is, you have a block of mass m1, this is a block of mass m2, इनके बीच का coefficient of friction is mu, ground is smooth, in the upper block is imparted a momentum p naught। आपने ऊपर वाले ब्लॉक को मोमेंटम कितना दे दिया, p naught। तो जैसे ही आप अपर ब्लॉक को मोमेंटम दोगे, यू सी वी आर नॉट अप्लाइंग ए फोर्स। अगर आप यहाँ फोर्स अप्लाई करते तो फोर्स की एक सर्टेन वैल्यू के बियॉन्ड ही m1 का m2 के रिलेटिव मोशन अप्लाई होता। अगर फोर्स की वैल्यू एक सर्टेन फोर्स के बियॉन्ड होती तभी m1 m2 का रिलेटिव मोशन होता, अदरवाइज दोनों कंबाइन ही चलते। बट मोमेंटम में क्या होता, मोमेंटम आपने अपर ब्लॉक m1 को दिया, वो सडनली उससे मोमेंटम मिलेगा और m1 की वेलोसिटी m2 के रिलेटिव जनरेट हो जाएगी। कितनी वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, v naught is equal to p naught by m1। So this was also a concept here. What? When you impart the momentum, so for any amount of momentum, कितना भी कम और कितना भी ज्यादा हो, जैसे आप कुछ भी मोमेंटम दोगे तो m1 m2 के रिलेटिव क्या होगा, इमीडिएटली चलना स्टार्ट कर देगा, और वो पूरा का पूरा मोमेंटम will be obtained only by m1, that will be given only to the m1 the upper block, और उसकी वेलोसिटी इनिशियल आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये इसके ऊपर कितनी देर के बाद आके रुकेगा। कुछ देर तक m1 m2 के रिलेटिव चलता रहेगा, फिर m1 m2 के ऊपर रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, कितनी देर के बाद ऐसा होगा, तब तक ग्राउंड के रिलेटिव m1 ने कितना ट्रेवल किया है और ग्राउंड रिलेटिव m2 ने कितना ट्रेवल किया। वी हैव टू फाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस। सो नाउ सी, व्हेन दिस मोमेंटम इज गिवन टू द m1, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली m1 की, राइट। अब इमीडिएटली इसके बाद देखो ये होगा कि m1 के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन म्यू m1g, बिकॉज
motion, relative motion is taking place. So the maximum force of friction will act on this. It will be mu m1g, force of friction in the forward direction. This is clear, students? mu m1g और mu m1g उसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन है. अब जब इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे रहेगा तो ग्राउंड के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और ग्राउंड के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. सो अपर ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज होते होते लोअर ब्लॉक की वेलोसिटी इंक्रीज होते होते आफ्टर सम टाइम देयर वेलोसिटीज विल बिकम इक्वल और दोनों एक कंबाइंड वेलोसिटी से आगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे जब तक m1 यहां पहुंच गया. अब इस मूवमेंट पे फ्रिक्शन का लगना खत्म. द रीजन बीइंग m1 has stopped over m2, so now force of friction will not be acting between the two blocks. अब इस मूवमेंट पे if initially I take that the m1 and m2 they make one system, जब मैं m1 और m2 को एक सिस्टम लूंगा तो इनके बीच का फ्रिक्शन becomes what? Internal force. So initial momentum is p naught, that will equal to m1 plus m2 into v. ये v इस मूवमेंट पे सिस्टम की वेलोसिटी है, दोनों v स्पीड से आगे जा रहे हैं, तो v becomes p naught upon m1 plus m2. ये कंबाइंड वेलोसिटी आ गई, राइट? दिस व्हाट कंबाइंड वेलोसिटी. नाउ सी, अब अगर मैं अपर ब्लॉक के लिए कोई भी कैलकुलेशन ग्राउंड के रिलेटिव ले रहा हूं तो ग्राउंड रिलेटिव इसके ऊपर के लिए एक फोर्स ये लग रहा है, तो इसमें जो रिटार्डेशन आएगा इसका रिटार्डेशन ए आ रहेगा. रिटार्डेशन इसलिए मैं माइनस साइन ले रहा हूं. इट्स म्यू m1g divided by what? m1. so that is what म्यू m1 म्यू इंटू जी. ग्राउंड के रिलेटिव इसमें इतना रिटार्डेशन हो तो कितनी देर के बाद ऊपर वाला ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव रुकेगा, उसके लिए इक्वेशन लिखा हमने. टाइम टी, यू सी दिस विल बी v इक्वल्स टू u प्लस at. किस ब्लॉक के लिए? अपर ब्लॉक के लिए. तो अपर ब्लॉक की वेलोसिटी उस मोमेंट पे जब ये अपर ब्लॉक के रिलेटिव रुक गया है तब इसकी ग्राउंड के रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? p नॉट अपॉन m1 प्लस m2. इसकी ग्राउंड के रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v नॉट. v नॉट मींस p नॉट बाई m1 माइनस म्यू जी टी. इससे टाइम t की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज v नॉट यू नो इज व्हाट? p नॉट बाई m1. तो इतनी देर के बाद अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव रुक जाएगा बट ग्राउंड रिलेटिव उसके पास वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है जो कंबाइंड वेलोसिटी है. इज दैट क्लियर? और यही वेलोसिटी उस टाइम पे लोअर ब्लॉक की है. अब अपर ब्लॉक ने ग्राउंड के रिलेटिव कितना तब तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो. अपर ब्लॉक ने ग्राउंड रिलेटिव तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. यू सी फॉर दैट you'll apply v square equals to u square plus 2as for the upper block for the m1. तो v की वैल्यू हो गई ग्राउंड के रिलेटिव p नॉट अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्र. u was v नॉट स्क्र माइनस 2 म्यू जी इंटू s1. s1 जो इस इक्वेशन से आएगा वो अपर ब्लॉक का लोअर ब्लॉक के रिलेटिव क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. अपर ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो. अपर ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव ये डिस्प्लेसमेंट आएगा. दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी, अब अगर आपको लोअर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिलेटिव तब तक निकालना है तो लोअर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से इक्वेशन लिखा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. अब की बार m2 के लिए तो तब इसकी वेलोसिटी हो गई p नॉट अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. u इसका 0 था, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? म्यू m1 g divided by m2. This will be the acceleration a2 of the lower block. क्योंकि lower block is being accelerated because of what? Friction. फ्रिक्शन की वजह से तो एक्सेलरेट हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे इतना एक्सेलरेशन देगा, राइट? सो दिस इज प्लस 2 इंटू म्यू m1g अपॉन m2 into s2. s2 will be the displacement of the lower block with respect to ground till then. अगर अपर ब्लॉक का लोअर ब्लॉक के रिलेटिव पूछा जाए तो आप s1 माइनस s2 निकालोगे. So this is clear, students. So we are applying here law of conservation of momentum.
then after that we are also applying equations of motion for the different blocks. So इससे आपको ओवरऑल आइडिया लगता है कि आप अगर किसी ब्लॉक के, जैसे आप देखो, if you make here a BD of the upper block with respect to lower block, in that case lower block is a non-inertial frame and the pseudo force will have to be considered. तो pseudo force लगाना पड़ेगा. बट अगर आप अपर ब्लॉक का BD और इक्वेशन केवल ग्राउंड के लिए ले रहे हो, तो इवन दो दैट इज द M1 is lying on a non-inertial frame, बट आपको pseudo force या उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपका इक्वेशन कहाँ से बनता है, आप FBD किसके रिलेटिव बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि pseudo force लगाना होगा या pseudo force नहीं लगाना. राइट नाउ सी, इस सेशन का स्टूडेंट एक और क्वेश्चन, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है. इसमें कि एक ये पाइपलाइन है जिसमें कि 90 डिग्री का बेंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, liquid is flowing in this with a velocity V, density of the liquid is rho. तो आपको ये बताना कि लिक्विड के फ्लो की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स F कितना लग रहा होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड का मोमेंटम चेंज हो रहा है. लिक्विड इस तरीके से जा रहा था, फिर लिक्विड 90 डिग्री के टर्न से इस ओर जा रहा है, तो आप बताना कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द पाइप. यू सी, आप सबसे पहले देखो, इसमें आई हैड टोल्ड यू मेनी टाइम्स, आई टोल्ड यू कि द वॉल्यूम पासिंग पर सेकेंड will be what? AV. Mass passing per second will be AV rho. Momentum passing per second will be equal to AV square rho. So this is P1. Initially P1 is in this direction. Initially momentum इस ओर है P1, और बाद में momentum P2 इस ओर आ गया. तो लिक्विड के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, you'll see लिक्विड के मोमेंटम में जो चेंज आया, that is P2 minus P1. P2 minus P1. I make the vector diagram. P2 minus P1. P1 was in the forward direction, minus P1. So this is what P2 का मैग्नीट्यूड भी P, मैग्नीट्यूड तो मोमेंटम का सेम है, और माइनस P1 का भी P. सो ये जो वेक्टर आ रहेगा डेल्टा P फ्रॉम द फिगर यू सी इज इक्वल टू डेल्टा P इज P√2. अब ये जो मैंने मोमेंटम लिखा है, इट इज व्हाट? ऑफ पर सेकेंड. ये मोमेंटम है पर सेकेंड वाला. दैट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, डेल्टा P इज इक्वल टू AV स्क्वायर रो इंटू √2. दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड. तो लिक्विड का मोमेंटम पर सेकेंड जितना चेंज होगा, लिक्विड के ऊपर उतना फोर्स एक्सर्ट होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट? फोर्स. तो लिक्विड के ऊपर इतना फोर्स लग रहा किस ओर? जिस ओर डेल्टा P है. दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लिक्विड इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा P. तो लिक्विड के ऊपर फोर्स इस ओर लगा F1. तो लिक्विड इसका रिएक्शनरी फोर्स F2 इस ओर एक्सर्ट करेगा पाइप के ऊपर. तो पाइप के कॉर्नर पे जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी इन द आउटर डायरेक्शन लाइक दैट, और ये F2 की वैल्यू आ रही है. दिस इज द फोर्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लियर. ये क्लियर हुआ ना? ठीक है. Yes, sir. Now you see, अब Yes, sir. आप ये देखोगे कि क्वेश्चन ये है कि कोई सैटेलाइट है फ्री स्पेस में, राइट? एक सैटेलाइट है फ्री स्पेस में, और उस सैटेलाइट के ऊपर डस्ट अटैच होती जाती है dm/dt इस रेट से. dm/dt इज इक्वल व्हाट? दिस इक्वल्स टू b स्क्वायर. b एक कांस्टेंट है और v सैटेलाइट की वेलोसिटी है. मतलब पर सेकेंड सैटेलाइट के ऊपर जो भी कॉस्मिक डस्ट है, वो डस्ट इस रेट से अटैच होती जाती है. तो आपको सैटेलाइट का रिटार्डेशन बताना कि कितना हो. ऑब्वियसली सैटेलाइट का जो मोमेंटम है, बाहर से कहीं से फोर्स लग नहीं रहा है, तो मोमेंटम के मेंटेन करने के लिए तो कुछ नहीं है, मोमेंटम को इंक्रीज कराने के लिए कुछ नहीं है. तो जब सैटेलाइट का के ऊपर डस्ट डिपॉजिट होती जाएगी, तो सैटेलाइट का मोमेंटम कांस्टेंट है,
तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होती रहेगी। आपको सैटेलाइट का रिटार्डेशन बताना है, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चंस रैंडमली बच्चों इसलिए पिक किए हैं सो दैट कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में किस किस वैरायटी के साथ अप्लाई किया जाता है वो चीजें आपके नोटिस में आ जाए। तो रिटार्डेशन कितना होगा, नाउ से वी राइट हियर एम नॉट इंटू वी नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सैटेलाइट की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, राइट, और इनिशियल मास एम नॉट था। तो सैटेलाइट का मोमेंटम था एम नॉट वी नॉट, क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर कहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सैटेलाइट का मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। हम इसे जनरलाइज फॉर्म में कर देते हैं, एम और वी सैटेलाइट का मास और मोमेंटम है किसी मोमेंट पे, सो इट विल बी व्हाट, कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द टू विल बी कांस्टेंट। दैट मींस कि dm by dt into v plus m into dv by dt will be equal to 0। ये दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। सो नाउ से इससे आ गया कि dm by dt की वैल्यू दे रखी है bv स्क्वायर इंटू वी प्लस m into dv by dt। So this becomes dv by dt is equal to minus of bv cube upon m, और ये रिटार्डेशन आ गया। Here's what, this is the retardation minus of bv cube upon m। इतना सैटेलाइट में क्या होगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। सो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस, कि कई बार क्या होगा सिस्टम में कि बाहर से कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कुछ मास का एडिशन हो रहा है, ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। दिस इज क्लियर ना। नाउ सी एक और क्वेश्चन है ऐसा ही कि हमने एक बॉडी को, ये क्वेश्चन एक तरीके से काइनेमेटिक्स का है, हमने एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया विद वेलोसिटी वी नॉट, हमने बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया विद वेलोसिटी वी नॉट, और बोला गया कि जो डस्ट की वजह से या डस्ट या एयर की वजह से एक रजिस्टिव फोर्स लग रहा है, और रजिस्टिव फोर्स का अमाउंट है एफ इक्वल एम के वी स्क्वायर। रजिस्टिव फोर्स का अमाउंट कितना है, एम के वी स्क्वायर, जहाँ पे एम बॉडी का मास है और वी बॉडी की वेलोसिटी है। तो ये बोला गया बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, एच मैक्स कैलकुलेट करना है। अब हम बॉडी का एफबीडी बनाते हैं ऊपर जाने वाली बॉडी का, तो एमजी नीचे, और रजिस्टिव फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है, तो फोर्स प्लस एम के वी स्क्वायर नीचे। तो किसी मोमेंट पे बॉडी का जो आएगा रिटार्डेशन आएगा ए, दैट विल बी इक्वल टू retardation A will be equal to what, G plus kV square। This is what G plus kV square will be the retardation। M से M cancel होगा, M A dash is equal to mg plus mkv square। A dash is the retardation। So now we are writing the equation A dash is equal to V dv by dh is equal to G plus kv square। यहाँ पे माइनस साइन आएगा because it is what, retardation। So here we have V dv upon G plus kv square is equal to, माइनस साइन लगा दो, and this what, k भी तो था, अच्छा है, it is what, dh, integration from 0 to h, integration from v naught to 0। और ये इंटीग्रेशन भी इजीली हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूट से आप क्या लोगे, g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू से x, तो इससे आ जाएगा 2 के वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। तो आप यहाँ पे वी डी वी की वैल्यू क्या डाल दोगे, डी एक्स अपॉन 2k, क्या रहेगा, वी डी की जगह आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई 2k, राइट, और g प्लस के वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा अपॉन x, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स। अब देखो अकॉर्डिंगली लिमिट्स विल चेंज, यहाँ पे तो डी एच इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h। आप देखो जिस मोमेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट है, तब x कितना होगा,
तो अब x होगा g प्लस के वी नॉट स्क्वायर, और जब वेलोसिटी v जीरो होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो x कितना होगा g, x कितना होगा g, और यहाँ पे माइनस साइन है। इस dx ओवर x ये log ऑफ x के फॉर्म में आ जाएगा। dx ओवर x विल बी व्हाट, ln x। आप लिमिट्स डालोगे और मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। सो आज के सेशन में इतने ही एग्जांपल्स, ठीक है ना। आप सर एक एक बार बार किए होंगे, आप ठीक से देख लेना, और मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा ग्रुप में, कि अगर आपको किसी को लगता है कि ये इनमें से कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, और फिर देन यू कैन लेट मी नो कि क्या कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आई अगेन एक्सप्लेन। ऑल राइट।